नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, मैं आपकी दोस्त एरा आ गई हूँ आपके लिए भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के चौथे चैप्टर द डॉगमाज ऑफ दिल्ली के सिद्धांत का सारांश लेकर। यह अध्याय भारतीय विदेश नीति के पुराने सिद्धांतों और रूढ़िवादी सोच की आलोचना करता है। स्वतंत्रता के बाद से 1991 तक की नीतियों और उनकी सीमाओं पर इसमें चर्चा की गई है। लेखक के अनुसार भारत को अपने ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक यथार्थवादी और लचीली विदेश नीति अपनानी होगी। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति का रास्ता है। तो आइए देखते हैं द इंडिया वे पुस्तक का सारांश। मित्रों, इस चैप्टर की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों के साथ होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए प्रख्यात है, परंतु उन्होंने एक और थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इंसैनिटी यानी पागलपन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि कई बार व्यक्ति एक ही तरह का कार्य बार बार करके अलग परिणाम की आशा रखता है, इसे पागलपन कहा जाता है, और कई बार अलग अलग तरह का कार्य करके एक ही परिणाम की आशा रखी जाती है। यदि हम इसे विश्व राजनीति की दृष्टि से देखें तो बारंबार प्रयोग में ली जाने वाली पुरानी मान्यताएं अब काम नहीं आ सकती। जैसे जैसे विश्व में परिवर्तन आ रहा है, हमें भी हमारे विचार, आचार तथा रणनीति में परिवर्तन लाना होगा। सिर्फ वैश्विक रणनीति में ही परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि वैश्विक शासन व्यवस्था तथा उसके ढांचे में आमूल परिवर्तन हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रवाद, चीन का उदय, ब्रेक्सिट की घटना तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का रीबैलेंसिंग इसके कुछ उदाहरण हैं। रूस जैसी महासत्ता का पुनः उदय, ईरान तथा तुर्की स्थानीय क्षेत्रों में गहरा प्रभाव स्थापित कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में उथल-पुथल मची हुई है। एशिया में ASEAN की केंद्रीय भूमिका अब पहले जैसी नहीं रही। अफ्रीका की जनसंख्या और आर्थिक ट्रेंड्स की वजह से उस महाद्वीप की महत्ता बढ़ रही है। दक्षिण अमेरिका एक बार फिर विचारों का युद्धक्षेत्र बन गया है। परंतु हम यहाँ ज्योग्राफी और परंपरागत राजनीति से परे बात कर रहे हैं। राष्ट्र की शक्ति और स्थिति को परिभाषित करने वाले कारक अब समान नहीं रहे। वर्तमान विश्व प्रतिस्पर्धा में इसकी जगह टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और व्यापार ने ले ली है। परस्पर निर्भरता के इस दौर में प्रतिस्पर्धा को ज्यादा समझदारी से लेना होगा। बहुध्रुवीयता, जलवायु परिवर्तन, जियोपॉलिटिक्स आदि इसमें प्रतिस्पर्धा के कारक हैं। परिवर्तन की इस स्थिति में भारत के की पार्टनर्स में भी बदलाव आ रहा है। भारत के लिए अमेरिका और चीन की महत्ता बढ़ गई है। जापान एक महत्वपूर्ण देश बन गया है तथा यूरोप में फ्रांस हमारा महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया है। रूस के साथ हमारे संबंध और बेहतर बन गए हैं। गल्फ नेशंस, ASEAN तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हमारी करीबी बढ़ रही है। भारत अपनी नेबरहुड पॉलिसी का विस्तार कर रहा है। भारत अफ्रीकन देशों के विकास में सहायता तथा नई एम्बेसी भी खोल रहा है। इस समय भारत के महत्वपूर्ण मुद्दों और संबंधों दोनों में गहरे परिवर्तन हो रहे हैं। इसीलिए अतीत की बातें दोहराने का कोई कारण नहीं है, अपितु वैश्विक परिवर्तन को समझकर उसके अनुरूप कार्य करके लाभ उठाना चाहिए। हालांकि यह आसान नहीं होगा, परंतु किसी भी तरह के पूर्वाग्रहों को बीच में लाए बिना भारत को अपने लक्ष्यों को हासिल करना होगा। भारत के महाशक्ति बनने के इस रास्ते में बाहरी रुकावट नहीं, परंतु यदि कुछ आ सकता है तो वह है भारत के स्वयं के सिद्धांत, जिनमें परिवर्तन करना समय की भी मांग है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदि संसार में कुछ निश्चित है तो वह है परिवर्तन। भारत में हम परिणाम की जगह प्रोसेस और फॉर्म यानी स्वरूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं, परंतु स्थानीय राजनीति में हो रहे सतत बदलाव की वजह से हम पुरानी रीति और नैरेटिव्स को बदल सके हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, जिससे हम देश का विकास कर सकें, बॉर्डर पर शांति स्थापित कर सकें, हमारे लोगों की रक्षा कर सकें तथा विश्व पर गहरा प्रभाव स्थापित कर सकें। परिवर्तन के इस समय में
सिर्फ रणनीति में बदलाव ही नहीं, अपितु क्षमता, लक्ष्य तथा जवाबदारी के पहलू का भी समावेश करना होगा। हमें वैश्विक गतिविधियों पर सतत नजर बनाए रखनी होगी। तथ्य बताते हैं कि अतीत में भी जब जब हमने समकालीन जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लिए हैं, हमारी स्थिति मजबूत रही है। जैसे कि 1971 का युद्ध, 1992 के आर्थिक परिवर्तन, 1998 परमाणु टेस्ट तथा 2005 भारत-अमेरिका परमाणु समझौता आदि। वहीं जब भी हमने वैश्विक परिस्थिति को ध्यान में रखे बिना पुराने सिद्धांतों के प्रभाव में निर्णय लिए हैं, हमें नुकसान हुआ है। जैसे कि 1950 में चीन के साथ सरहद विवाद। यह हमें सिखाता है कि भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन लाने की जरूरत है। 1962 की हार, 1965 का भारत-पाक युद्ध भारत के चैप्टर के डार्क मूवमेंट्स थे, परंतु बालाकोट ऑपरेशन की प्रतिक्रिया 26/11 से भिन्न थी, जो यह दर्शाती है कि भारत प्रतिक्रिया के क्षेत्र में अब बदल रहा है। अतीत की घटनाएं, निर्णय, नीतियां आदि की समयांतर समीक्षा होती रहनी चाहिए ताकि हम बेहतर रणनीति बना सकें। हमें अपने इतिहास को पढ़कर उससे सबक लेने होंगे, जिससे हम वैश्विक स्थिति के अनुसार फैसले ले सकें तथा भूल को दोहराने से बचे रहें। लेखक स्वतंत्रता से अब तक की भारत की विदेश नीति को 6 फेज में वर्गीकृत करते हैं। आइए इन 6 फेज को विस्तार से समझते हैं। पर उससे पहले यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। भारतीय विदेश नीति के 6 फेज। पहला, 1946 से 1962 तक, जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट यानी आशावादी गुटनिरपेक्षता का समय कह सकते हैं। उस समय विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे द्विध्रुवीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। उस समय भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन तथा अखंडता की मजबूती के साथ संप्रभुता को भी मजबूत बनाना था। इसी वजह से भारत ने किसी भी पक्ष के साथ न जुड़कर तटस्थ रणनीति अपनाई थी। साथ ही भारत के लक्ष्यों में एशिया और अफ्रीका के देशों को साथ लेकर चलना भी शामिल था। इस दौरान कोरिया, वियतनाम, सुएज तथा हंगरी जैसे क्षेत्रों में भारत की मजबूत कूटनीति भी देखने को मिली। कुछ वर्षों तक वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत रही, परंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध ने न सिर्फ इस दौर का अंत लाया, अपितु भारत की स्थिति को काफी नुकसान भी पहुंचाया। विदेश नीति का फेज 2, वर्ष 1962 से 1971 तक। यह यथार्थवाद तथा रिकवरी का दौर था, जिसमें अब भारत संसाधनों की कमी पर कार्य करते हुए सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के लिए ज्यादा व्यवहारिक विकल्प चुन रहा था और राष्ट्रहित के लिए नॉन अलाइनमेंट से भी पीछे हट रहा था। परंतु इसी दौर में भारत पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बाहरी प्रेशर बढ़ रहा था, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन से। परंतु अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ से संबंध बनाने की शुरुआत की। इस दौर में दोनों महाशक्तियों का इंटरेस्ट दक्षिण एशिया में बढ़ रहा था। वर्ष 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1966 में हुए ताशकंद करार का समय भारत के लिए मुश्किल था। वह इस दौरान पाकिस्तान उपरांत दोनों महाशक्तियों से अकेले निपट रहा था। साथ ही आर्थिक संकट के कारण भारत की घरेलू राजनीति में भी कई चुनौतियां खड़ी हो रही थी। परंतु उस समय के चुनौतीपूर्ण दौर से भी हम निकल आए थे, बिना किसी बड़े नुकसान के, जो भारत के धैर्य और निष्ठा को दर्शाता है। विदेश नीति का फेज 3, वर्ष 1971 से 1991 तक। इस दौर की शुरुआत भारत-पाकिस्तान के 1971 के युद्ध से होती है, जिसमें भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान सैन्य को भारी नुकसान पहुंचाया, परंतु बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ। इस दौर में दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा था, परंतु श्रीलंका में चल रहे गृहयुद्ध में भारत के द्वारा भेजी गई सेना एक भूल साबित हुई तथा भारतीय सैन्य को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। 1971 में ही अमेरिका और चीन एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे।
अमेरिका चीन पाकिस्तान की त्रिपुटी भारत के लिए एक बड़ा पड़कार थी, जिसे बैलेंस करने के लिए भारत सोवियत संघ की ओर झुक गया। परंतु 1991 में भारत के करीबी मित्र सोवियत संघ का विभाजन हो गया। साथ ही भारत को 1991 में आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा, जिसने हमें भारत की स्थानीय तथा विदेशी दोनों ही रणनीति को फिर से जांचने का विकल्प दिया। और यहीं से चौथे फेज की शुरुआत होती है। सोवियत संघ के टूटने के बाद वैश्विक शासन व्यवस्था कुछ वर्षों तक एक ध्रुवीय बन चुकी थी, यानी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। ऐसे में भारत ने एक बार फिर रणनीति में सुधार किए। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के द्वारा भारत ने अपना मार्केट विश्व के लिए खोल दिया। इस कदम का भारत की डिप्लोमेसी पर भी सकारात्मक असर हुआ। लुक ईस्ट पॉलिसी ने वैश्विक स्थिति में भारत के बदलते हुए दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। इस पॉलिसी के तहत भारत ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया आदि पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसी का बदला हुआ स्वरूप है, जिसमें हम राष्ट्रीय संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाने पर कार्य कर रहे हैं। यदि आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए, हम इस टॉपिक पर विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। भारत के इसी अप्रोच के तहत इजरायल जैसा मित्र आज हमारे पास है। इसी समय में भारत अमेरिका संबंध बेहतर होने लगे, अपितु भारत ने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अमेरिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा। भारत के लिए अब परमाणु हथियार की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया और इसके साथ ही अब हम परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। हालांकि पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया में 1999 में कारगिल पर हमला कर दिया, परंतु अब यह भारत पहले वाला भारत नहीं था। भारत ने इसे नाकाम कर दिया। भारत का आर्थिक विकास अब लगातार बढ़ रहा था तथा विश्व भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक था। इस ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति ने भारत के लिए नए अवसरों के रास्ते खोल दिए थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए अकेली महासत्ता बने रहना अब मुश्किल लग रहा था। परिणामतः भारत अब अलग अलग शक्तियों के साथ मिलकर अलग अलग समस्याओं पर कार्य कर रहा था। यहीं से भारत की विदेश नीति का 5वां फेज शुरू होता है। अब भारत बैलेंस ऑफ पावर के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका था। भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा था, जो हमें भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील तथा पश्चिमी राष्ट्रों के साथ बढ़ती भागीदारी में साफ नजर आ रहा था। जलवायु परिवर्तन तथा ट्रेड के क्षेत्र में भारत चीन के साथ मिलकर कार्य कर रहा था। वहीं ब्रिक्स जैसे संगठन के निर्माण में अहम भूमिका निभाकर रूस से भी संबंध और ज्यादा मजबूत बना रहा था। इस दौर में भारत ने विश्व में अपनी स्थिति काफी मजबूत बना ली थी तथा वैश्विक स्तर के महत्वपूर्ण निर्णयों में भारत को नजरअंदाज करना अब असंभव था। विदेश नीति का छठा फेज वर्ष 2014 से अब तक। चीन अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था तथा विश्व के ज्यादातर राष्ट्रों के साथ साझेदारी करने लगा। अमेरिका की स्थिति भी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इराक युद्ध से स्रोतों में कमी, अफगान विड्रॉयल, एशिया पैसिफिक के प्रति उदासीनता की वजह से अमेरिका का प्रभुत्व अब घटता जा रहा था। यूरोप के राष्ट्र भी अब आंतरिक बातों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। वहीं जापान अब धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। ऊपर से 2008 में एक बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब धीरे धीरे विश्व में अमेरिका और रूस के अलावा भारत, जापान, ब्राजील, साउथ कोरिया जैसी कई शक्तियों का उदय हो रहा था और विश्व एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की तरफ आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से भारत की रणनीति में परिवर्तन होना आवश्यक था। भारत ने अपने लिए ज्यादा एनर्जेटिक रणनीति को चुन लिया, क्योंकि भारत को अब अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। विश्व के दूसरे देशों की भारत से अपेक्षाएं अब बढ़ने लगीं, खासकर छोटे और पिछड़े देशों की, जिसके मुख्यतः 2 फैक्टर थे। 1.
भारत ने बहुत कम समय में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना लिया तथा दूसरा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत के टैलेंटेड युवाधन की मांग। विश्व की कई बड़ी कंपनियां आज भारतीय संभाल रहे हैं। भारत के इन ह्यूमन रिसोर्स ने विश्व स्तर पर भारत का महत्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज विश्व के कई बड़े देश इस बात को मानते हैं कि तरक्की के लिए उन्हें भारतीय युवा टैलेंट की आवश्यकता होगी। विश्व के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भारत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज सम्मेलन। भारत ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रों की कई तरह से सहायता भी की है, कभी उन राष्ट्रों में निवेश करके तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लोन देकर। भारत अपने पड़ोसियों का भी विस्तार कर रहा है तथा ग्लोबल साउथ के बाहर के देशों के साथ भी मित्रता बढ़ा रहा है। हालांकि भारत ने विदेश नीति के हर फेज में कई उतार चढ़ाव का सामना किया है, जहां 1971 का युद्ध तथा 1998 का परमाणु परीक्षण भारत की सफलता को दर्शाते हैं, वहीं 1962 का युद्ध भारत की असफलता को दर्शाता है। भारत की 70 वर्षों की यह विदेश नीति आज हमें कई तरह के बोधपाठ सिखाती है। भारत जैसे जैसे महासत्ता बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, इन बोधपाठों की हमें काफी आवश्यकता रहेगी। शुरुआत में जहां भारत खेती आधारित अर्थव्यवस्था था, वहीं आज हम औद्योगिक क्षमता के साथ एक विकसित अर्थव्यवस्था है। काफी संघर्षों का सामना करके भी हमने अपनी अखंडता और एकता को बनाए रखा। हमारी सुरक्षा क्षमता का भी काफी विकास हुआ है। विविध तरह के साधन और टेक्नोलॉजी के एक्सेस को डिप्लोमेसी की बेहतरीन सिद्धि मानी जा सकती है, जो दर्शाता है कि इन वर्षों में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अपितु इन 7 दशकों में अभी तक सरहदी विवाद अनसेटल्ड ही हैं। हमारे भूतकाल के सापेक्ष हमने आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, परंतु अन्य राष्ट्र जैसे कि चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की तुलना में हमारा आर्थिक प्रदर्शन इतना बेहतरीन नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदर्शन के प्रति जागरूकता बढ़ाएं तथा स्वयं की समीक्षा करके जरूरी स्टेप्स उठाएं। 1962 से पहले तक भारत की कोशिश थी कि वह अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से लाभ प्राप्त करे। भारत पश्चिम के देशों से आर्थिक तथा खाद्यान्न में सहायता प्राप्त करने में सफल रहा, वहीं सोवियत संघ के साथ औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने में और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों से सहयोग बनाए रखा। हालांकि बाद में सोवियत संघ की तरफ भारत का झुकाव थोड़ा बढ़ गया। चीन ने भी यही रणनीति अपनाई हुई थी। आजादी के बाद पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बने हुए थे, परंतु कोल्ड वॉर की वजह से भारत इन संबंधों को आगे नहीं बढ़ा पाया। उस वक्त सोवियत संघ का सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला रास्ता भारत ने चुना। कोल्ड वॉर में दोनों गुटों से दूरी बनाए रखने के कारण भारत अपनी संप्रभुता यानी खुद के फैसले स्वयं लेने की शक्ति को बनाए रख पाया, परंतु प्रभाव को राष्ट्रहित में परिवर्तित करना इतना सरल नहीं होता। गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत को नए आजाद हुए तथा छोटे देशों में मजबूत पहचान तो दिलाई, परंतु इससे भारत की पॉलिसी और कूटनीति में कुछ खास विकास नहीं हुआ। पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध मुख्यतः यूरोप केंद्रित थे और इसी का लाभ उन पाकिस्तानियों ने उठाया जो अमेरिका से नजदीकी बनाना चाहते थे तथा अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने पर कार्य करने लगे, जबकि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि इसका लाभ भारत को यूनाइटेड नेशंस में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर हुआ, जिसमें सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था, परंतु भारत के साथ साथ चीन के भी सोवियत संघ के साथ संबंध मजबूत हो रहे थे और इसी वजह से 1962 के युद्ध में सोवियत संघ ने चीन के खिलाफ भारत का साथ नहीं दिया था। 1962 से 1972 का समय भारत के लिए परिवर्तनकाल था, जहां भारत अपनी भूलों से सीख लेकर आगे बढ़ रहा था। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दखलंदाजी का विरोध कर रहा था तथा खाद्यान्न संकट जैसी देश की आंतरिक समस्याओं से भी निपट रहा था। यह वही समय था जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी,
यदि वर्तमान में भारत को लेकर हमें वैश्विक राजनीति को ढंग से समझना है, तो अमेरिका चीन संघर्ष, वैश्विक बहुध्रुवीयता और छोटी छोटी शासकीय शक्तियों के उदय को समझना होगा। ये सभी क्षेत्र विश्व को चलाने वाले वर्तमान के महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। वैश्विक परिवर्तन के अनुरूप न चलने पर कोई भी राष्ट्र पीछे रह जाएगा। इसीलिए अब यह जरूरी है कि परिवर्तन के अनुसार हम अपने माइंडसेट का गठन करें। भारत के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने हितों की पहचान करें तथा वैश्विक राजनीति में हमारी पहचान कैसी होगी, इस बात पर भी विचार करें। भारत अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने पर भी कार्य कर रहा है और विश्व समुद्री विवादों पर भारत की मध्यस्थता को स्वीकार भी कर रहा है, जो भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति को दर्शाता है। भारत अपने सहयोगी राष्ट्रों की सहायता करने में भी कभी पीछे नहीं हटता। यमन, नेपाल, इराक, श्रीलंका, मालदीव्स, फिजी, मोजाम्बिक आदि राष्ट्रों के लिए भारत कई रिलीफ ऑपरेशंस करता रहा है। भारत की क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, कनेक्टिविटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर वैश्विक चर्चा का प्रभाव अब गहरा होता जा रहा है। भारत विश्व के लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के इलेक्शंस में जीत रहा है, जो दर्शाता है कि विश्व के राष्ट्र वैश्विक महत्ता के मुद्दों पर भारत का समर्थन कर रहे हैं। भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्रता से लेकर अब तक के 75 वर्षों का इतिहास देखें, तो एक मिश्रित चित्र हमें दिखाई देता है। यदि हमने विदेशी संबंधों को सही ढंग से समझकर उसके अनुरूप कार्य किया होता, तो आज परिणाम कुछ और होते। शायद हम चीन से भी बड़ी महासत्ता बन चुके होते। परंतु हमारी एक जैसी नीति अपनाने की आदत ने हमें नीतियों की समीक्षा करने का मौका ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया। इस पर जितनी चर्चा की आवश्यकता थी, वह कभी नहीं हो पाई। आज जब हम बदलाव की सीमा पर खड़े हैं, तो अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ विरोधाभासों को संभालते हुए अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की जा रही है। जोखिम लेना महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। एक ऐसा देश जो किसी दिन एक बड़ी शक्ति बनने का लक्ष्य रखता है, वह अस्थिर सीमाओं, क्षेत्रीय एकता की कमी और अवसरों को नजरअंदाज करने के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। यह वैश्विक परिवर्तन न सिर्फ नई सोच की मांग करता है, बल्कि सभी की सहमति की भी आवश्यकता दर्शाता है। इसके लिए हमें अपनी पुरानी सोच और पुरानी नीतियों को बदलना होगा। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए यह आवश्यक है और पुरानी सोच को पीछे छोड़ना ही इस यात्रा की शुरुआत है। तो मित्रों, यह था द इंडिया वे पुस्तक के चौथे चैप्टर डॉगमास ऑफ दिल्ली का सारांश। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी मित्र एरा आपसे फिर मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।